नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 3 है ये इस सीरीज़ का, जो कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम 1948 की हम बात कर रहे हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में भी हम सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 में वर्णित विभिन्न मुख्य डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन का हमारा लेक्चर 2 का वीडियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया था, क्योंकि हमारे आसपास थोड़ी आवाज़ आने लग गई थी, तो हमने इसको वहीं पे पॉज कर दिया था। अदरवाइज हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करते। खैर कोई बात नहीं, हम इसको लेक्चर 3 में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप भी LLB 3 ईयर या 5 ईयर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली MPPSC से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसके बारे में, यहाँ पर उनसे जुड़े सब्जेक्ट के बारे में जो है वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो हम आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो हम फैक्ट्री एक्ट 1948 को देख रहे हैं, तो इसमें स्पेशली 11 अध्याय है और ये इन 11 अध्याय में जो है विभिन्न सेक्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें जो है डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन हम वीडियो 2 में पढ़ चुके हैं। विनिर्माण प्रक्रिया हम देख चुके थे। और आज हम बात करते हैं कर्मकार यानी कि वर्कमैन, या हम कहें कारखाने के परिप्रेक्ष्य में जिसको हम जनरली अक्सर ये वाला वर्ड यूज करते हैं, वो है मजदूर। ठीक है, वर्कमैन यानी कि मजदूर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में कहें तो जो कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति है वो मजदूर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझना होगा, क्योंकि एक कारखाना में कई प्रकार के काम होते हैं, कई प्रकार के वर्कमैन होते हैं। तो क्या सभी को मजदूर वर्कमैन माना जाएगा इस एक्ट के तहत? तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो अब हम इस टेक्निकल वर्ड की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी की मार्फत भर्ती के लिए या उसके बिना किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया या उसके प्रयोग में आने वाले यंत्र या परिसर को के किसी भाग को साफ करने में या अभिक्रिया प्रक्रिया या तत्संबंधी विषय वस्तु से अनुषंगिक किसी अन्य प्रकार से काम में नियोजित है, तो वो क्या कहलाता है? कर्मकार कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कर्मकार कहलाता है। यहाँ पर मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राम लखन सिंह और अन्य के वाद को हम समझेंगे। यहाँ पर जो राम लखन सिंह है, ये कंपनी में काम करता था और जनरली ये रद्दी कागज और कम्बल जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते थे उसकी किस्म का परीक्षण एवं निरीक्षण करता था, रसीदों का रखरखाव करता था, स्टॉक रजिस्टर रखना था, बिल पास करना आदि का कार्य करता था। तो इसको उस समय जो है मजदूर कर्मकार नहीं माना। फिर इस प्रकार से केस दायर होता है और फाइनली जो होता है सुप्रीम कोर्ट ये अभिनिर्णित करती है कि ये जो है मजदूर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि इसी कार्य के आधार पर जो राम लखन सिंह है उसको क्या है? कर्मकार माना जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो कंपनी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें या कोई भी बड़े पैमाने पर अगर कोई एजेंसी चल रही है तो उसमें केवल काम करने वाले यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो प्रोसेस में भाग ले रहा है वही वर्कमैन है। तो यहाँ पर इसको भी क्या है? वर्कमैन माना, हालांकि केस टू केस डिपेंड करता है। इसी प्रकार का लक्ष्मण आत्माराम बनाम चेयरमैन एंड ट्रस्टीज मुंबई का वाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने वॉचमैन लिखा है, यानी कि शॉर्ट में याद रखने के लिए कहा है। एक्चुअल में इसमें क्या है? तो इसमें कहा है कि 10 से अधिक नियोजित वाली फैक्ट्री का वॉचमैन भी कर्मकार माना जाएगा। अब 10 से अधिक का क्या है, हमने यहाँ डेफिनेशन में क्लियर किया है। कारखाना की डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जहाँ पर शक्ति की सहायता से काम संचालित हो रहा है, अगर वहाँ पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति है तो उसको फैक्ट्री माना जाता है। ठीक है, और अगर शक्ति के बिना हो रहा है तो 20 या 20 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 10 से अधिक नियोजित वाला फैक्ट्री का वॉचमैन भी क्या है? वर्कमैन कहलाएगा। अर्थात जो भी फिर एक्ट के तहत पॉलिसीज होती है इसको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है। अब इसी प्रकार का चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य का भी वाद काफ़ी महत्वपूर्ण है के निर्णय अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की नियोजित पर फैक्ट्री ओनर का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, अतः वे कर्मकार नहीं माने जाते। ठीक है, इस वाद में क्या कहा गया है कि जो फैक्ट्री ओनर है जनरली वो नियंत्रण नहीं रखता है डायरेक्टली, तो वो कर्मकार नहीं है। इसी प्रकार संघ की सेना के सदस्य जनरली इसके अंतर्गत जो है नहीं आते हैं।
तो धारा 2 एक फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संशोधित की गई थी। संशोधन ने कर्मकार की परिभाषा सार्वजनिक रूप से बदल दी। अब इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 10 या 20 की संख्या में उन लोगों को भी माध्यम से जहां किसी अन्य एजेंसी द्वारा या गिना जाएगा, जो मुख्य नियोजक द्वारा या तो सीधे नियोजित किए जाते हैं अथवा ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो ये वाद हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम एक और वाद की चर्चा करते हैं। वर्क्स मैनेजर सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप झांसी बनाम विश्वनाथ के वाद में अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने कर्मकार की परिभाषा की परिधि से पूर्णतः बाहर नहीं माना। ठीक है, माना जाता है का निर्णय इस बात, फिर से इस बात को सुनिएगा कि निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि अधिनियम के अंतर्गत उन्हें कर्मकार की परिभाषा की परिधि से पूर्णतः बाहर नहीं माना जाता, जिन्हें केवल यंत्र लयिक या लिपिकी कार्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, बशर्ते वे अन्य प्रकार से कर्मकार की परिभाषा में आते हो। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभिनिर्माण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने वाले जो व्यक्ति है वो कर्मकार नहीं माने जाते हैं, जैसे वस्तु विक्रेता या गैस पहुंचाने वाला व्यक्ति, लेबर ऑफिसर, डॉक्टर तथा नर्स कर्मकार नहीं माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद फिर क्रिया संपन्न हो रही है आउट मतलब उस प्लेस के बाहर, तो फिर वो जो है वर्कमैन नहीं माना जाएगा, ऐसा इस वाद ने कहा है। तो तरह तरह के वाद जो है यहाँ पर निकलते रहते हैं। इसी प्रकार का एक और इम्पॉर्टेंट जो है वाद भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विरदी चंद्र शर्मा बनाम सिविल जज नागपुर का वाद। विरदी चंद्र शर्मा वर्सेस सिविल जज नागपुर के तथ्य को हम देखते हैं कि कर्मकार क्या है, बीड़ी बनाने का काम करते थे कारखाने में। कारखाने मतलब जनरली बीड़ी बनाने का काम कारखाने में ही करना होता था, घर पर नहीं ले जाते थे। काम के घंटे निश्चित थे, लेकिन वे पूरे समय काम करने के लिए बाध्य नहीं थे। वे अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। दोपहर बाद आने पर तंबाकू नहीं दी जाती थी। 8 दिन काम पर नहीं आने पर काम से हटा दिया जाता था और उनका जो प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, वो रजिस्टर में ली भी जाती थी। तो मानक के अनुसार बीड़ी न बनने पर उन्हें लौटा दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये लोग भी क्या है, वर्कमैन है, उन्हें भी कर्मकार माना और मतलब स्वतंत्र ठेकेदार नहीं माना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नियोजक और कर्मचारियों के संबंध के विषय में अधीक्षण का अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि ढंग या पद्धति का। ठीक है, तो ये इस केस में है स्पेशली। अब इसी प्रकार का एक वाद है हरिशंकर शर्मा से पहले एक और वाद हम देखते हैं। ये है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंटल सोप फैक्ट्री बेंगलोर वर्सेस द प्रेसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड बेंगलोर और अन्य के मामले में स्पष्ट किया गया है कि यह की प्रश्न विधि का प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम या फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत कर्मकार है। नियोजक के यहाँ शोध कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मकारों द्वारा आवेदन के अधिकार पर भी इसमें क्या है, प्रकाश डाला गया है। किसमें, इस वाद में। अब यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं हरिशंकर शर्मा और अन्य बनाम मैसर्स आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और अन्य के वाद में। यहाँ पर प्रतिष्ठान में स्थापित कैंटीन के कर्मकार नियमित कर्मकार होने का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते जब प्रतिष्ठान और ठेकेदार में समझौता था कि कर्मकार की नियुक्ति, नियंत्रण, स्थायीकरण, बर्खास्तगी आदि का प्रयोग ठेकेदार ही करेगा, प्रतिष्ठान नहीं। इन तथ्यों तथा समझौते से स्पष्ट है कि कैंटीन में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मकार प्रतिष्ठान के नियमित कर्मकार नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है वर्कमैन की डेफिनेशन है। स्पेशल क्लासेस कुछ आपको याद रखना है, जरूरी नहीं हम सारे याद करें द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं कारखाने की डेफिनेशन पे। ठीक है, तो जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं या पूर्ववर्ती 12 महीने के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके भाग में यंत्र शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 10 व्यक्ति है तो यंत्र शक्ति होना जरूरी है। अभिनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है या साधारण तौर पर इस प्रकार चलाई जाती है। ठीक है, अथवा जितने भी या फिर जिसमें
जिसमें 20 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हो और यंत्र शक्ति की सहायता से कार्य संचालित नहीं हो रहा हो, बिना यानी कि बिना यंत्र शक्ति के, या फिर पूर्ववर्ती 12 महीने पूर्व किसी दिन काम कर रहे थे या साधारण तौर पर ये प्रक्रिया चलाई जा रही थी, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है कारखाना कहा जाता है। सिंपल सब ये तो डेफिनेशन है जो कि हमें लिखना पड़ती है स्टैंडर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर शक्ति की सहायता से काम संचालित हो रहा है तो 10 से या अधिक व्यक्ति, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति, और अगर इसके बिना कार्य संचालित हो रहा है तो 20 या 20 से अधिक व्यक्ति जहाँ पर कार्य होता है तो वहाँ पर वो उसको क्या है, कारखाना माना जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ वाद जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना चाहिए कि इसने खान अधिनियम 1958 के प्रवर्तन के अधीन खानगार, रेलवे, रनिंग शेड, होटल, उपहार गृह, यंत्र और सशस्त्र सेना से संबंधित मोबाइल यूनिट सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हाथरस म्यूनिसिपैलिटी के हम बात को देखें तो ये हम पहले पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था कि इसमें नगर में कुएं से निकालकर पानी की आपूर्ति के कार्य को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्माण प्रक्रिया तथा कारखाना माना। ठीक है, अगर ये काम हो रहा है तो भी ये कारखाना के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार का एक वाद है, बीपी गोपाल राव बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंध्र प्रदेश का वाद है। अब यहाँ पर इसको आपको तंबाकू के पत्ते से याद रखना है। तो इसमें क्या है, धारा 2M2 के विश्लेषण में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ सूर्य की रोशनी में तंबाकू के पत्ते को कंपनी के परिसर में सुखाने, छांटने और पैकिंग करने का काम इस प्रयोजन में किया जाता था कि उसे प्रयोग में लाने योग्य बनाकर सिगरेट बनाने के लिए कंपनी की मुख्य फैक्ट्री में भेजा जाएगा, उसमें 20 व्यक्ति से अधिक लोग काम कर रहे थे, तो वहां पर यह निर्णित हुआ कि वहां अभिनिर्माण प्रक्रिया चल रही है और उसमें लगे हुए व्यक्ति क्या है, कर्मकार है तथा वो एक कारखाने की भांति माना जाएगा। ठीक है, मतलब खुली भूमि या बिल्डिंग, चार दीवारी, खुला वार्ड, मकान या भवन को भी कारखाना माना जा सकता है अगर ये परिस्थितियां हैं तो। इसी प्रकार A.H. भिवंडी वाला बनाम मुंबई राज्य का वाद भी है, नमक से संबंधित है। यहाँ पर नमक बनाने का कार्य भले ही वह खुले स्थान पर अस्थायी छांव के साथ क्यों ना किया जा रहा हो, कारखाना के अंतर्गत जो है उसे माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी कारखाना रहेगा। डॉक्टर PS सुंदरम जनरल सुपरिटेंडेंट बनाम कारखाना निरीक्षक के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने, यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संस्थान को कारखाना की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए हमें संस्थान के मूलभूत और सर्वोपरि कार्य की प्रकृति को क्या है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि मुख्य संस्थान कारखाने की परिभाषा में नहीं आते हैं तो उसके किसी विभाग तथा उसकी अनुषंगिक कार्यविधि को कारखाने की परिभाषा में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। इसी उद्देश्यपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल की लॉन्ड्री को कारखाना नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की लॉन्ड्री को क्या है, कारखाना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख वाद जो है हमें याद रखना है। और हम एक और देखते हैं, मुंबई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 में ही पंजीकृत होने से कोई स्थान कारखाना हो सकता है, उन्हें एक ही प्रतिष्ठान माना जाएगा, इससे उनके पृथक भार चरित्र का आभास नहीं मिलता है, दोनों परिसर तथा अंडरटेकिंग को एक माना जाएगा। और ये क्यों कहा था एक्चुअल में बॉम्बे ने, तो AG केमिकल्स एंड ड्राइज ट्रेडिंग एम्प्लॉयज यूनियन बनाम SG केमिकल्स एंड ड्राइव ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य के मामले में निर्णित हुआ है कि किसी फैक्ट्री में एक से अधिक परिसर हो सकते हैं और वे भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भी ध्यान से इसको हमें जानना चाहिए कि कारखाना से अभिप्राय उस स्थान परिसर से जहाँ किसी वस्तु के प्रारंभिक निर्माण से लेकर उसे बाजार में बेचने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल पंप जो है और मतलब को रखना और चलाना जो है फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, पेट्रोल पंप पर रखना ये लखनऊ नहीं है, एक्चुअल में रखना है, और चलाना जो है फैक्ट्री नहीं है। अब मोहन सिंह बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड का भी एक मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मोहन सिंह बनाम वर्सेस चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ठीक है, कारखाना के दो आवश्यक तत्व माने इसने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि कार्य चलना अर्थात परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात अभिनिर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हमने अभी इसको आगे डिफाइन किया है प्रीवियस वीडियो में। और शक्ति द्वारा अगर कार्य संचालित हो रहा है तो 10 व्यक्ति, और अगर शक्ति के बिना संचालित हो रहा है तो 20 व्यक्ति जो है कर्मकार इतनी संख्या में होने चाहिए, तो इसको क्या है, कारखाना माना जाएगा। मुख्य रूप से यही इसकी डेफिनेशन भी है, तो आपको ध्यान रखना। मोहन सिंह बनाम रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने भी इसको जो है ग्रीन सिग्नल दिया। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन थी, कारखाना की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
दखलकार या ऑक्यूपायर या अधिष्ठाता की। तो इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके हाथ में कारखाने का अंतिम नियंत्रण होता है। ठीक है, कारखाना के कारोबार का जिसके हाथ में अंतिम नियंत्रण होता है उसको हम दखलदार या अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर कहते हैं। विंको, रिंको नहीं है ये, विंको लिमिटेड बनाम भारत संघ में निदेशक में ये कहा गया है कि निदेशक सदैव फैक्ट्री पर सर्वोच्च नियंत्रण नहीं रखता है। यदि अंतिम नियंत्रण प्रबंधक का है तो वह दखलदार माना जाएगा। ठीक है, न कि निदेशक। तो ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर कुछ बातें और सुन लीजिएगा, और कि फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य समुदाय के मामले में कोई भी व्यक्तिगत भागीदार या सदस्य को दखलदार माना जाएगा। दूसरा, किसी कंपनी के मामले में निदेशकों में से किसी भी निदेशक को दखलदार समझा जाएगा। और तीसरा है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाई या नियंत्रित फैक्ट्री के मामले में फैक्ट्री के कारोबार के प्रबंधन करने हेतु उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है दखलदार माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। एक और वाद हम देख लेते हैं। जॉन डोनाल्ड मैकेंजी बनाम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बिहार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैनेजर को दखलदार तभी माना जाएगा जब उसे दखलदार ने अपना जो है राइट दिया है या उसको अपना अधिकार हस्तांतरित किया है और वह अल्टीमेट कंट्रोल रखता है। परिसर का नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति दखलदार नहीं माना जाएगा। जैसे समसामयिक भुगतान पर फर्म के परिसर को दे देना, पट्टेदार पर या मात्र लाइसेंसी दखलदार की कोटि में आएंगे यदि फैक्ट्री पर इसका नियंत्रण है। यह आवश्यक नहीं है कि दखलदार फैक्ट्री के परिसर पर अध्यासित ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वाद हमें ध्यान रखना है। तो मुख्य डेफिनेशन की हमने यहाँ पर बात कर ली दोस्तों। अब यहाँ पर धारा 2 की तो हमने बात कर ली, एक स्पेशल धारा भी देख लेते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट धारा। तो धारा 3 में जो है फैक्ट्री के संबंध में दिया गया है दिन के समय के प्रति निर्देश। ठीक है, दिन के समय के प्रति निर्देश को दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि दिन के समय प्रति निर्देश ग्रीनविच मध्यमान समय से 5.5 घंटे आगे भारतीय सर्वमान्य समय के प्रति निर्देश है, मतलब भारतीय समय के अनुसार है, लेकिन किसी क्षेत्र के लिए किसी भारतीय सर्वमान्य समय का साधारणतः अनुपालन नहीं होता है। राज्य सरकार निम्न ढंग से नियम बना सकती है। ठीक है, वैसे मतलब हमें पता है ग्रीनविच जो जीएमटी है इससे हमारा जो देश का समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, जनरली इसी से गिना जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए अलग व्यक्ति या क्षेत्र विशेष के लिए अलग नियम भी बना सकती है। जैसे किसी क्षेत्र को निर्दिष्ट करके वहां स्थानीय समय के मध्यमान को परिभाषित करते हुए उस क्षेत्र में स्थित कारखानों में सब या किसी में समय का अनुपालन समनुज्ञात करके कर सकती है। ठीक है, तो धारा 3 है। इसी प्रकार धारा 4 भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको भी ये देख लेते हैं एक लाइन में, इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं है। तो राज्य सरकार में एक शक्ति निहित होती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में एक शक्ति निहित होती है कि वह दखलदार द्वारा आवेदन पत्र देने पर या किसी एक विभाग अथवा शाखा को पृथक फैक्ट्री या 2 से अधिक फैक्ट्रियों को एक फैक्ट्री माने जाने के लिए लिखित आदेश दे सकती है। तो ये धारा 4 है जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम जो है इंपॉर्टेंट अब जो हम बात करेंगे धारा 6 और 7 की। ठीक है, धारा 6 और 7 की बात करेंगे और यहाँ से अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है मुख्य रूप से ये वीडियो होने वाला है, इस एक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।